जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कक्षपाल के लिए 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग इसको पूरा डिटेल से आज देखने वाले हैं। तो एक एक प्रश्न है, एक एक प्रश्न आपको जैसे दीवार बनाने में एक एक ईंट की भूमिका होती है, उसी प्रकार आपकी एग्जाम में सफल बनाने के लिए एक एक प्रश्न आपको भूमिका निभाएगी साथियों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसका लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि इससे और लोग जुड़ सके और लोग इससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत में जो है आपको गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? तो यह जो है आपको जम्मू कश्मीर में निवास करती है। साथ ही ए ऑप्शन आपको सही जवाब, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद में जिसे देख लीजिए, राजस्थान में आपको भील और जो उसके बाद में मीना जनजाति निवास करती है। उसके बाद में गुजरात में देखिएगा घोड़िया और गतिम जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश में आपको बुक्सा जनजाति, याद रखिएगा यह प्रश्न पूछा गया है, बुक्सा भी पूछा गया है साथियों। तो एक एक प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ में भी आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को जो एक बार शेयर करके और जरूर लग जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, कई सारे जानकारी जो है आपको बीच बीच में बताते रहते हैं और कई सारे प्रश्न का टॉपिक है वो आपको डिकोड करते रहते हैं। तो वीडियो को जो है आपको कंटिन्यू बने रहिए। दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, दूसरा नंबर में है कि बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व दिशा में, यानी कि पूर्व छोर पर स्थित है? साथियों, यह किशनगंज है। आपको नक्शा में देखिएगा तो यह आपको पूर्व क्षेत्र में स्थित है, पूर्व बिहार के पूर्वी क्षेत्र उस साइड स्थित है। तो आपको किशनगंज इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में साथियों कि 2020 में जारी की गई हरित पथ, देखिए यह 2020 में जारी दुष्समय के अनुसार यह करेंट अफेयर है, लेकिन इसको वर्तमान में भी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च आपको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और यह किस कारण से लॉन्च किया गया है, यह आपको बताना है। इसके आपको सही जवाब हो जाएगा। तो हरित पथ है आपको, यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्ष का जो रोपण है उसको रोपण किया गया है, उसका निरीक्षण के लिए यह लॉन्च किया गया है। और यह NHAI, ध्यान रखिएगा, NHAI के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और यह काम जो है आपको जियो टैग सिस्टम के आधार पर काम करता है। उसको में एक QR कोड लगाया जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको से यह निरीक्षण किया जाता है। चौथा प्रश्न देखिए साथियों, चटगांव शस्त्रागार डकैती का जो योजना किसने तैयार किया था? देखिए, चटगांव शस्त्रागार डकैती का जो योजना का तैयार करने वाला सूरसेन है। और सूरसेन जो है आपको पेशे से मास्टर थे, यानी टीचर थे, तो इनको मास्टर दा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनको तो मास्टर दा भी कहा जाता है। यह भी आपको कभी कभी मास्टर दा याद दे देगा, लिख देगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जहां जहां कंफ्यूजन सारी प्रश्न रहेगा उस चीज को हम दूर करते चलेंगे। उसको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा, जैसे उसके बाद में देखिएगा कि आपको मोहम्मद अली जिन्ना दिया है, यह आपको पाकिस्तान की गांधी कहा जाता है। पाकिस्तान के गांधी कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। जतिन दा लाहौर जेल में भूख हड़ताल में 63 दिन के भूख हड़ताल में इनको मृत्यु हो गया था। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को वही लाहौर सेंट्रल जेल में ही इनको आपको फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा दिया गया था। पांचवा प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? साथियों, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके आपको मुंगेर में कर दिया था। और उसके बाद मीर कासिम उस समय जो है आपको यह बंगाल के नवाब था। और इसका कार्यकाल अगर देखेंगे तो आपको 1760 से लेकर के 63 तक इसका कार्यकाल रहा है। यह भी आपको नोट करते चलना है, या फिर आपको जैसे दिमाग में हटाना है साथियों, आप उस तरीका से हटाइए।
देखिए छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। देखिए यह जो है आपको 2020 के अनुसार दिया गया है कि उस समय उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, लेकिन तो उसके अनुसार प्रश्न देखिएगा तो आपको तीसरा ऑप्शन यानी कि मनोज सिंह को नियुक्त किया गया था। उस समय के अनुसार है साथियों, उसको उतना फोकस नहीं करना, वर्तमान वाला फोकस करना है। सातवां नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग यानी कि पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम रहा है। देखिए कौन सा ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र है जहां लिंगानुपात कम रहा है और यह 2011 की जनगणना के अनुसार रहेगा। तो देखिए इसके लिए आपको सही जवाब डी ऑप्शन में यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा साथियों। बिहार है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए आठवां नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक समस्या है। अब इसका ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या सही जवाब होने वाला है। देखिए चार ऑप्शन आपके पास में साथियों, देखिए बताइए क्या होगा। देखिए चार ऑप्शन में आपको देखिए तो एक वैश्विक समस्या यानी कि पूरे विश्व में ये समस्या है, तो आतंकवाद है, पूरा विश्व में यह समस्या है। बाकी यह सारी अलग अलग देश में अलग अलग तरीका से है, लेकिन सब देश में इक्वलिटी नहीं है, लेकिन आतंकवाद है, सब देश इससे झेल रहा है समस्या, यह सब देश के पास में है। नौवां प्रश्न है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है। यह प्रश्न आपको सेट में भी बताए हैं और क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है साथियों। सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है जो आपको नागरिक के मौलिक अधिकार को रक्षा करके देता है, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का प्रावधान जो है, राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में दिया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। भारत का एक संसद होगा, यह अनुच्छेद 79 में कहा गया है साथियों। आगे देखिएगा 10वां नंबर है, 10वां नंबर में कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 61 के तरह चलाया जा सकता है साथियों, यह आपको ध्यान रखना है, 61 के तौर पे चलाया जाता है। और देखिए अनुच्छेद आपको 123 याद रखिए, 123 यह जो है राष्ट्रपति के अधिकार देता है, राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, अनुच्छेद 123। 11 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास में कौन सा मसौदा पे जो है दोनों बराबर अधिकार हो सकता है साथियों। तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि संविधान संशोधन अगर करता है, संविधान संशोधन अगर करता है तो यह दोनों के पास में बराबर शक्तियां दिया गया है, दोनों के पास में यह बराबर शक्तियां दिया गया है। आगे देखिएगा 12 नंबर है, 12 नंबर में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए यह आपको 1600 ईस्वी में होगा। छोटा डेट अगर पूछ दे तो 31 दिसंबर याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। वही अगर 1602 में देखिएगा तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था, 16 में डच आया था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर में लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितना प्रश्न आपको इसको में से सही हो पाया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। भारत का उष्ण कटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो वन का शोध संस्थान है, ध्यान रखेंगे यह आपको जो है इसका सही जवाब आपको 13 नंबर के लिए जबलपुर हो जाएगा साथियों। दूसरा वाले ऑप्शन है आपको सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैस है, गैस नहीं आप ध्यान रखिएगा, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसको गैस की जगह पर साथियों आपको गैर कर लिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आपको वायु हो जाएगा साथियों। देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत, गैर परंपरागत के मतलब कि यह कोई निश्चित पीरियड से नहीं, यानी कि स्टार्टिंग से ही पृथ्वी या संसार के सृजन के स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, तो यह वायु मिल रहा है।
लेकिन अगर वही पारंपरिक कह दिया जाए, पारंपरिक का मतलब कि एक कोई निश्चित समय है, ज्ञात समय है, उस समय से जो प्राप्त हुई है चीज हो, तो वह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहला जाएगा। जैसे कोयला एक परंपरा के बाद में माने कि एक समय डिकोड किया गया है कि एक समय के कब से यह कोयला का निर्माण हुआ है, पेट्रोल का निर्माण हुआ है, तेल का निर्माण हुआ है, तो यह पारंपरिक हो जाएगा। यहाँ पर आपको गैर लगाना है प्रश्न के अनुसार। देखिएगा इसका तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह आपको सेट में भी पूरा डिटेल कराए हैं साथियों। देखिए 15 नंबर है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किस से संबंधित है? देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है साथियों, यह ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग है यह आपको पृथ्वी के जो वातावरण है इसको में जो गर्मी को बढ़ा देने का काम करता है। क्या करता है? गर्मी को बढ़ा देने का काम करता है, वही आपको ग्लोबल वार्मिंग का। तो मुख्य रूप से आप याद रखिए ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कि ताप को बढ़ जाना। क्या हो जाना? ताप को बढ़ जाना। अम्लीय वर्षा है आपको अम्लीय वर्षा में है आपको सल्फर डाइऑक्साइड करवाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से जो है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है, उसके माध्यम से अम्लीय वर्षा होता है। हरित क्रांति आपको शुरुआत 1960 के आसपास में हुआ था, हरित क्रांति, और इसका असर गेहूं को सबसे ज्यादा हुआ था। गेहूं का उपज सबसे अधिक हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है कि रक्त जो है आपको हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका करता है? यानी कि कहने का अर्थ है कि रक्त का जो विपरीत प्रवाह यानी कि शरीर के सभी अंग से और हृदय के पास में जो है आपको रक्त लेकर के कौन सा जो है आपको अंग है या कौन सा भाग है वो लेकर के आता है। इसको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या सही जवाब होगा कमेंट करके बताइए। देखिए तो आपको यह सीरा है ना, यह अशुद्ध रक्त को यह शरीर के सभी अंग से हृदय के पास में पहुंचाता है साथियों। यह आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। धमनियां है, यह आपको शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, और यह हृदय से शुद्ध रक्त लेकर के शरीर के सभी अंग तक फैलाने का काम करता है। तो इसको में देखिएगा यह ऑक्सीजन युक्त जो है यानी कि ब्लड रहेगा, और यह जो है आपको ऑक्सीजन युक्त इसमें नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको वहां से खराब ब्लड लेकर के आता है। सीरा है आपको दूषित ब्लड को ढोने का काम करता है, धमनी शुद्ध ब्लड को ढोने का काम करता है। 17 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्लीय वर्षा होता है? देखिए अभी आपको देखें तो आपको SO2 और NO2 के जो है आपको सम्मिश्रण से यह अम्लीय वर्षा होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर के लिए आपको चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे देखिएगा कि NO2 है ना, NO2 है, NO2 जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके आपको NH3 का निर्माण करता है। वो क्या करता है? तो आपको HNO3 का आपको निर्माण करता है, और वही आपको सल्फर डाइऑक्साइड है, यह जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण करता है, ध्यान रखना है। आगे देखिएगा 18 नंबर में साथियों की विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में जो है आपको फ्लोराइड की कितनी प्रतिशत मात्रा जायज माना गया है? तो यह जो आपको जायज माना गया है तो 1.5 ppm जो है आपको इतना मात्रा जल में अगर रहता है तो यह जायज माना गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको जेनेवा में हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना जेनेवा में हो जाएगा। कल वाले प्रश्न में भी बताए थे। देखिए 19 नंबर है निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक जो है पारितंत्र में एक समय में जो है आपको एक से अधिक पोषक स्तर का ग्रहण करने का काम करता है? तो यह जो है आपको गौरैया है, आपको कई प्रकार के पोषण ग्रहण करने का काम करता है। जैसे में देखिए आपको एक गौरैया है, प्राकृतिक से उपजी हुई चीज है, आपको गेहूं की दाना या छोटे छोटे आपको अन्न होता है वह चीज को भी ग्रहण कर लेता है। यह आपको कीड़ा मकोड़ा को भी ग्रहण कर लेता है, छोटे छोटे जीव जो कीड़ा मकोड़ा होता है तो यह उसका भी ग्रहण कर लेता है। तो यह डबल पोषी स्तर जो है आपको ग्रहण करने वाला है।
उसके बाद में देखिएगा 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम और पोटेशियम आयोडाइड के आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है। तो अम्लीय माध्यम हो जाएगा और पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन की शीघ्रता से मुक्त होता है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड से आपको आयोडीन का निष्कासन यानी कि निकलता है। तो यह आपको आंसर सही जवाब 4 वाला हो जाएगा। यह नाइट्रिक अम्ल, इसका माध्यम नाइट्रिक जो है आपको यह काम करने वाला है। 4 ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को मदद करती है? देखिए, रेडियो तरंग के संचारण के जो लिए मदद करती है, तो यह वायुमंडल का कौन सा परत है? तो यह परत आपको हो जाएगा आयन मंडल साथियों। आयन मंडल है जिससे आपको रेडियो तरंग का संचारण होता है। जैसे में आपको टेलीविजन हो गया, मोबाइल का कम्युनिकेशन हो गया, डीडीएच का कम्युनिकेशन हो गया, तो यह आयन मंडल से आपको ट्रांसफर होकर के रेडियो तरंग ये सब आता है। समताप मंडल में जहाज है आपको उड़ान भरती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे बादल है, बादल का बनना जमना, यह सब जो है आपको क्षोभ मंडल के अंदर होता है। आगे देखिएगा 22 नंबर है साथियों कि कार्बोनिक जो है आपको कार्बनिक अम्ल क्या है? तो यह आपको कार्बोनिक अम्ल, इसको में देखिएगा तो C6H5OH है, आपको यह कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। और यह कार्बनिक अम्ल को जो आपको फिनोल कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, आपको यह फिनोल कहा जाता है साथियों। उसके बाद में आपको एक एक करके देखिए, जैसे में C6H5 और COOH है, इसको आपको बेंजोइक एसिड कहा जाता है। ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है? बेंजोइक एसिड कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन वाला है CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है साथियों, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन में है COOH के होल 2 है, तो इसको ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। 23 नंबर में है व्यावसायिक तौर पे अमोनिया बनाई जाती है। तो यह कौन सी विधि से अमोनिया बनाई जाती है? साथियों, अमोनिया आपको हैबर विधि से बनाया जाता है। हैबर विधि से बनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसको में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो है आपको एक विशेष परिस्थिति यानी कि विशेष तापमान पे अभिक्रिया करा करके जो है आपको यह अमोनिया का निर्माण किया जाता है, अमोनिया का निर्माण किया जाता है। इसका ऑप्शन और आगे था, लेकिन खैर ऑप्शन की ज्यादा जरूरत नहीं, वहीं आपको ऑप्शन बी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए साथियों। 24 नंबर में देखना है कि सूर्य सहित जो है आपको सभी तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? जैसे सूर्य में भी और कई सारे तारा है, इसमें ऊर्जा प्राप्त का जो ऊर्जा का स्रोत है, तो यह कैसे प्राप्त होता है, यह प्रश्न पूछने का अर्थ हुआ। देखिए, इस सूर्य में जो है आपको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नाभिक को हीलियम नाभिक में संलयन हो जाना। देखिए, 4 हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिल करके आपको हीलियम का जो है आपको एक नाभिक का निर्माण करता है। और यह संलयन विधि, प्रश्न पूछेगा सूर्य की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो संलयन विधि से। बम कैसे विस्फोट करता है? तो यह विखंडन विधि रहता है, ध्यान रखना है। उसके बाद 25 नंबर देखिए साथियों, कमेंट करके आप किसी प्रकार की सजेशन या कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। देखिए 25 नंबर है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? साथियों, यह मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार तो आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1903 में, ध्यान रखना है, 1903 में दिया गया है, यह फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। और एक 1911 में दिया गया है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। तो इनको 2 बार आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में आप याद रखिएगा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन आपको सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत एक जीता जागता एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर आप ट्रेन में बैठे रहिएगा और स्टेशन पे रहिएगा, तो आपको क्या होगा ना कि आपकी ट्रेन नहीं खुलेगी, बगल वाली ट्रेन खुलेगी और लगेगा आपको कि आप वाली ट्रेन चल रहे है, या तो फिर आपको आप वाली ट्रेन खुलेगी और लगेगा कि बगल वाली ट्रेन है वह बैठी, वह जो है आपको खुली हुई है और मेरा ट्रेन रुकी हुई है। तो यह सापेक्षता का सिद्धांत रहता है। जैसे आप 4 व्हीलर या बाइक से कहीं लंबी दूरी पे जा रहे हैं, तो आपको गाड़ी में बैठकर प्रतीत होगा
कि जो पेड़ किनारे दिखाई दे रहे वो आपको चलती हुई प्रतीत दिखाई देगा और आप जो है बैठी हुई रुकी हुई प्रतीत दिखाई देता है, ऐसा लगता है। यही सापेक्षता का सिद्धांत है, आइंस्टीन ने दिए थे। इन्होंने E बराबर mc फॉर्मूला भी दिया था साथियों। उसके बाद में आपको सर आइजक न्यूटन है, यह गति का नियम देते, गति का 3 नियम दिया गया था इनको द्वारा। 26 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री सह बिजली घर योजना का नाम क्या है? इसका एक अन्य नाम आपको सौभाग्य योजना भी है, आपको सौभाग्य योजना है, ये ऑप्शन भी आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। और यह देखिए कब शुरू किया गया था साथियों, यह आपको याद रखना है कि 23 सितंबर 23 आपको सितंबर, और यह 2017 में यह सौभाग्य योजना शुरू किया गया था और इसमें जो है आपको बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया गया है। उसके बाद में आप देखिए उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना आपको शुरू किया गया था यूपी के बलिया से शुरू किया गया है, यह प्रश्न पूछा गया है साथियों इसलिए बता रहा हूं। यूपी के बलिया से 1 मई 2016, 1 मई आपको 2016 से इसको शुरू किया गया है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, अब यहां से रीजनिंग का प्रश्न आ जाएगा, तो रीजनिंग आप इसको हल कर लेना है। जैसे देखिए इसको में आपको हल करना है कि आपको खाली वाले स्थान पे क्या आएगा। देखिए खाली वाले स्थान पे आपको टर्न करके देखना है, एक एक करके आपको टर्न होते चला जा रहा है। तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपको उसका सटीक जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा 28 नंबर, 28 नंबर है कि बिहार के खाली स्थान जिलों में आपको नामो बांध स्थित है। तो यह नामो बांध स्थित है साथियों जमुई में, नामो बांध भी नाम है, और नागी और नकटी, नागी और नकटी बांध भी आपको यही है, नागी नकटी बांध भी याद रखिएगा। नागी और नागटी बांध दोनों एक सम्मिलित रूप है, और नागी नकटी नाम से वन जीव अभयारण्य भी है, पक्षी अभयारण्य भी है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 29 नंबर, 29 नंबर की वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है? तो यह आपको सुखी केंद्र के रूप में जाना जाता है, सुखी केंद्र के रूप में आपको वन स्टॉप सेंटर योजना जाना जाता है साथियों। उसके बाद में देखिए 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न आपको सामने है, क्या सही जवाब हो जाएगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। देखिए 30 नंबर है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र महिलाओं के आर्थिक हित की रक्षा करता है? आर्थिक हित की रक्षा करता है तो देखेंगे समान परिश्रम अधिनियम 1976 में आया था, और इसमें यह बताया गया था कि इसका दूसरा तौर पे कहें तो समान कार्य के लिए समान वेतन रहेगा, पुरुष हो या महिला हो, अगर एक ही काम दोनों समान काम कर रहा है तो दोनों का वेतन जो है आपको समान, एक ही दोनों का वेतन आपको, जैसे कोई टीचर शिक्षक पढ़ा रहे, शिक्षक और शिक्षिका है दोनों काम पढ़ाने का ही कर रहे हैं, तो दोनों का वेतन आपको समान ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि स्त्री है लेडीज है तो उसको कम दिया जाएगा। देखिए आगे देखिए 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नदी तट पर हाइड्रोस्पीच का युद्ध हुआ था? देखिए हाइड्रोस्पीच का युद्ध जो हुआ था साथियों, यह ध्यान रखना झेलम नदी पे हुआ था, झेलम नदी पे हुआ था, और इसमें जो है आपको सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर जो है आपको जीत गया था और पोरस इसमें हार गया था। झेलम है आपको पंजाब के क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। रावी नदी पर एक युद्ध दसरागी युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के बीच में युद्ध है, आपको रावी नदी पे हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना, यह भी प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। 32 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने जो है आपको फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल खिताब जीता है? तो यह आपको ईगा स्वापाटेक है, ये आपको दूसरा ऑप्शन, लेकिन यह 2020 के अनुसार इतना वो मायने नहीं रखता है, इसको छोड़ दीजिए। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हस्ती को आपको यूनिसेफ का बाल अधिकार अभियान के सीवीटी की अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया था? तो यह आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया था। दूसरा वाली ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लेकिन यह 2020 के अनुसार है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना मेहनत इस पे नहीं करना है। 34 नंबर में कि आत्मीय सभा का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा का स्थापना आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और एक इनको याद रखें ब्रह्मा समाज का जो स्थापना है इनके द्वारा ही किया गया है। और आत्मीय सभा का स्थापना है, और यह ब्रह्मा समाज की स्थापना का अग्रदूत माना जाता है। एक दूसरे को क्या है तो अग्रदूत माना जाता है कि यानी कि आगे आने वाली दूत है,
इसका अर्थ होता है। देखिए आत्मीय सभा का जो एक अर्थ होता है साथियों, तो अर्थ इसका होता है कि आपको मित्रों का समाज इसका आत्मीय सभा का अर्थ होता है। राजा राम मोहन राय द्वारा यह आपको स्थापना किया गया था। ब्रह्मा समाज भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। और उसके बाद में याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन चलाया गया था, रामकृष्ण मिशन चलाया गया था। उसके बाद में दयाराम सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती हैं, यह आपको बिहार में प्रांतीय किसान सभा, प्रश्न कई बार पूछा है, बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, ज्योतिबा फूले आपको सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। आगे बढ़िएगा 35 नंबर। 35 नंबर में है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त सूचांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो यह आपको हरियाणा रहा है। हरियाणा आपको दूसरा वाले ऑप्शन, लेकिन यह 2020 के करेंट अफेयर कोई काम का नहीं है हम लोग का। आगे देखिए 36 नंबर में, किस पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ में क्या होता है? किसी प्रकार के जो पदार्थ है उसका क्वथनांक दाब में वृद्धि करने पर क्या होगा साथियों? दाब में वृद्धि करने पर क्वथनांक जो है आपको बढ़ जाती है, क्वथनांक बढ़ जाती है। एजे आप प्रेशर कुकर देखिए, प्रेशर कुकर देखिए, उसमें दाब बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। 37 नंबर देखिए, यह द्विबीजपत्रीय पादप का पर्ण क्या होता है? तो द्विबीज मतलब कि जिसमें दो गो बीज हो, जिसमें दो गो बीज हो, बीज का दो भाग हो। तो इसमें देखिएगा आपको इसके लिए चारों ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, पिच्छलकारी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, और अभी तक लिए आप कमेंट जो है आपको वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इतना देखने के बाद में समझ में आ रहा होगा कि कितना जो है कंटेंट अच्छा आप लोग के लिए लाया गया है साथियों। देखिए मूल एक रूपांतरण, देखिए मूली जो है आपको किसका रूपांतरित है? मूली साथियों आपको रूपांतरित है जड़ का। और देखिए याद लीजिए, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, सालजम हो गया, यह सब आपको जड़ का रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण है। उसके बाद में तना का रूपांतरण में देख लीजिए, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, कंद हो गया, तो यह सब आपको तना का रूपांतरण होता है। आगे देखिए 39 नंबर। 39 नंबर में है साथियों कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए आपको ग्रेगर जॉन मेडल को जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेडल को जाना जाता है। यह इसके पहले वाला सेट है, उसमें भी यानी कि 2019 में एग्जाम हुआ था, 2019 में एग्जाम हुआ था कक्षपाल का, तो उसमें भी यह प्रश्न था। तो आपको देखिए डिकोड कर दे रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं, तो आपको यही चीज देखना है, कहीं ना कहीं यह रिपीटेड है, तो इसको थोड़ा सा गहराई तरीके से याद कर लेना है। नहीं होता है तो इसका टॉपिक और निकाल करके पढ़ लीजिएगा, ताकि प्रश्न थोड़ा सा और अल्टर करे तो इसका टॉपिक से तो प्रश्न रहेगा, ये तो अनिवार्य है। देखिए तो यह आपको आनुवंशिकी का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेडल के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को एक दूसरा नाम वंशागत सिद्धांत भी होता है, वंशागति सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। यह भी प्रश्न में आपको दे दिया गया है, आपको यह आनुवंशिक न दे करके वंशागति सिद्धांत दे देगा साथियों। देखिए जैविक विकास, जैव विकास है, जैव विकास का सिद्धांत यह आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, यह आपको याद रखना है। और 40 नंबर देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह इसके पहले 19 वाला 2019 में जो पूछा गया प्रश्न, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया साथियों। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखिएगा 23 जुलाई को राष्ट्रीय जो है आपको प्रसारण दिवस, टेलीविजन या प्रसारण या रेडियो प्रसारण होता है, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। और 23 मार्च है आपको शहीद दिवस मनाया जाता है, और इस दिन है राजगुरु भगत सिंह और इन सबके जो है आपको फांसी दिया गया था, ध्यान रखना है। आगे देखिए 41 नंबर साथियों, पानी का क्वथनांक घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? पानी का जो आपको घनत्व है, घनत्व किस तापमान पे अधिक होगा? तो यह 4 डिग्री पर अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर है, प्रथम 11 जो प्राकृतिक संख्या है उसका माध्य क्या होगा? तो इसका आपको 6 हो जाएगा। 1 से लेके 11 तक लिखिएगा,
और दोनों के आधा आधा भाग में बांट लीजिएगा, तो 1 से लेकर के 5 तक ले एक एक तरफ छटा जाएगा, और उसके बाद में 7 से लेकर के 11 तक एक तरफ छटा जाएगा, बीच में आपको 6 बच जाएगा। तो यही आपको क्या कहलाता है, मध्य कहलाता है, माध्य कहलाता है। और यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न है, इसको मैं आपको देखिए रीजनिंग वाला में आपको सही जवाब तीसरा वाला ऑप्शन है, आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको सेट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अगर तुरंत है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और उसको में यह कैलकुलेशन लाइक है तो कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, 1 घंटा के आसपास में वीडियो हो जाता है, और रीजनिंग जो है डिस्प्ले पर और इसका हल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आप लोग सपोर्ट करिएगा, बड़ा लैपटॉप ले लेंगे तो फिर उसके बाद में हल करके जरूर बताएंगे। देखिए 44 नंबर है कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण बना दिया जाए और दक्षिण पश्चिम को पूरब बना दिया जाए, तो इस प्रकार सभी को दिशा जब चेंज कर दिया जाता है तो दक्षिण वाली जो दिशा है उसको क्या बन के रहेगा, तो यह दक्षिण वाली दिशा है उत्तर पूर्व अब बन जाएगा साथियों। जब उतना चेंज कर दिया जाएगा तो उत्तर और पूर्व हो जाएगा, बी ऑप्शन यानी कि दूसरा वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर में है कि आज मंगलवार है तो 79 यानी कि 79 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो 79 दिन बाद जो है यह आपको गुरुवार आने वाला है, गुरुवार आने वाला है यानी बृहस्पति आने वाला है। कैसे करिएगा, 7 से डिवाइड करिए, और 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको 77 आ जाएगा, 11 में डिवाइड होगा और 77 खत्म हो जाएगा, उसके बाद में 78 और उसके बाद में 79। तो देखिए, तो आपको 7 से डिवाइड वाला सेम दिन होता है, यानी कि आपको मंगलवार 77वां दिन हो जाएगा मंगलवार, उसके बाद में अब मंगलवार के बाद में 78वां दिन बुधवार हो जाएगा, और उसके बाद 79वां दिन बुध के बाद में बृहस्पतिवार हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए जो एक पेड़ में हमेशा होता है। तो साथियों, एक पेड़ में आप ढूंढ करके देखिए क्या हमेशा रहेगा, फल तो हमेशा नहीं रहता है, मौसम के अनुसार रहता है, पत्ता भी आपको हमेशा नहीं रहता है, पतझड़ के समय में खत्म हो जाती है, आपको शाखाएं भी हर समय हर पेड़ में भी नहीं रहता है, कुछ कुछ शाखाएं वाला नहीं रहता है, जड़ आपको हर एक पेड़ हो या पतझड़ हो या आपको झाड़ी हो, बड़ी पेड़ हो या छोटी पेड़ हो, पौधा हो, उसमें जड़ आपको अनिवार्य रूप से रहता है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, भारत में कोयला का भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है, यह सबसे अमीर राज्य आपको झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा साथियों। झारखंड जो है कोयला के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। देख लीजिएगा झारखंड के झरिया, बोकारो, गिरिडीह की एरिया जो है आपको कोयला खनन के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के लिए सिंगरौली सबसे बड़ी कोयला क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद पश्चिम जो है पश्चिम बंगाल में देख लीजिए जो है आपको रानीगंज भारत की सबसे पुराना कोयला खदान है। और छत्तीसगढ़ में देख लीजिएगा कि आपको गोरबा और सरमुंडा यहाँ आपको छत्तीसगढ़ में कोयला का खदान है। आगे देखिए 48 नंबर में है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा कौन सा भाग को कहा जाता है, तो यह उद्देशिका को, और उद्देशिका को ही आपको प्रस्तावना भी कहा जाता है साथियों, प्रस्तावना भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको एक बार देख लीजिएगा कौन किसके द्वारा क्या कह के बोला गया था संविधान को। आगे देखिए 49 नंबर है। 49 नंबर में है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच जो है बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य रहा है, कौन सा योजना है साथियों। तो यह जो योजना है आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब है कि महिला समृद्धि योजना होगा। महिला को समृद्ध करना है तो महिला समृद्धि योजना होगा। आपको 49 नंबर के लिए 3 ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में देखिए 50 में है कि 2020 में जो है आपको होप मिशन टू मार्स किस देश द्वारा जो है आपको प्रक्षेपित किया गया था। तो होप मिशन टू मार्स जो है यह आपको दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही जवाब है दक्षिण कोरिया के। लेकिन यह 2020 का प्रश्न है, कोई काम का नहीं है हम लोग का। देखिए 51 नंबर है। 51 नंबर में है कि आर्यवेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल के समकालीन थे। तो यह शासन काल के समय में थे, तो यह आपको कुषाण वंश याद रखिए, कुषाण वंश के समय में यह समकालीन था यह चरक।
और कुषाण इसका संस्थापक कुडुल कुजफिसेस को माना जाता है। शुंग वंश का पीयूषमित्र शुंग माना जाता है। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। आगे देखिए 52 नंबर में कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता था। साथियों इसमें आपको 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता था और अभी वर्तमान में इसको संशोधन 2025 याद रखिएगा, संशोधन 2025 किया गया और इसको में जो आपको नाम बदल करके जी राम जी कर दिया गया है, ध्यान रखना है, जी राम जी योजना कर दिया गया है और इसमें जो आपको 125 दिन का जो है आपको इसमें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। 53 नंबर है, निम्न में से कौन सी समिति मुख्यतः जो आपको जनजाति क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित रहा है। तो यह समिति आपको हो जाएगा, ध्यान रखना है, यह समिति आपको हो जाएगा कौन सा, तो दिलीप सिंह भूरिया समिति जो है आपको जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित आपको यह जो है आपको रिपोर्ट तैयार करके देने वाला काम किया था। उसके बाद में आपकी पीके थुंगन समिति भी आपको याद करिए, जैसे पीके थुंगन समिति ही यह आपको पंचायती राज को जो है आपको संवैधानिक दर्जा दिलाने के यह प्रस्ताव दिया था। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर में कि पीयूष मित्र शुंग द्वारा जो आपको मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो यह अंतिम मौर्य शासक वीरभद्र हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न साथियों, 55 नंबर की आपको टोबा झील कहाँ स्थित है। टोबा झील आपको सुमात्रा द्वीप में स्थित है, चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए, दो जो है आपको अक्षतपूर्ण सिक्के को जो एक के साथ में उछाला जाए और एक कम से कम एक चीत आने का प्राथमिकता क्या होगा। दो गो सिक्का है और उसको एक साथ उछाला जा रहा है तो कम से कम एक चीत आने की प्राथमिकता क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से आपको पता लगेगा इसका आपको क्या सही जवाब हो, कमेंट करके आप जरूर बताइए। इसका सही जवाब होगा कि 1/2 होगा, 1/2 होगा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, 57 नंबर। अब यहाँ से जो प्रश्न साथियों मैथ का शुरू हो गया है, तो मैथ वाला प्रश्न जो है आपको पूरा डिटेल जो है आपको बता नहीं पाएंगे, आपको उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते चलिए। इसका आंसर बता देते हैं। आंसर है आपको देखिए 57 नंबर। 57 नंबर में आपको दिया गया है कि ए द्वारा किया गया काम जो है आपको पी द्वारा काम किया गया काम के आधा है, तो आपको ए और बी जो है काम मिलकर 18 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। ए अकेला उस काम को जो है आपको 54 दिन में करेगा, 54 दिन में करेगा। आंसर आपको ए ऑप्शन सही जवाब जाएगा, इसको आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 55 नंबर के बाद 58 नंबर है, आपको देखिए यह आपको कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन के अनुसार अगर बैठाइएगा और उसके बाद में इस रिलेशन को अगर इस दिए गए ऑप्शन पे बैठाते हैं, देखिए ऐसे पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको पीडीएफ भी दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको रहेगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आपको पीडीएफ पा लीजिए और उसके बाद में आराम से इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। बाद में अभी वीडियो को देख लीजिए कंटिन्यू। तो इसको में आपको सही जवाब जो है बी ऑप्शन वाला हो जाएगा। बी ऑप्शन वाला को आप बैठाइएगा ना, बी ऑप्शन पे बैठाने पर आपको इसको में कह रहा है कि ए का डी की जो नानी है वो क्या व्यक्त करेगा, कौन सा कंडीशन, तो आपको बी वाला कंडीशन व्यक्त करेगा। उसके बाद में देखिए 59 प्रश्न है। 59 प्रश्न साथियों की एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। तो आपस में जो यह आपको 22 बार मिलेगा, ध्यान रखना है, आपस में आपको 22 बार मिलेगा, यह आपको मौखिक डायरेक्टली याद रखिएगा। 60 नंबर में है कि अनुच्छेद के तहत, यानी कौन सा अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग जो है आपको संविधान के चुनाव आयोग जो है राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य है। तो यह अनुच्छेद आपको 24 के तहत चुनाव आयोग है। इसके पहले वाला वीडियो में आपको बताए हैं, कल वाले वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो अगर देखिएगा तो आपको उसको भी पूरा डिटेल इसको बताए हैं। अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 के तहत जो है आपको इलेक्शन कमीशन है। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न भी आपको स्क्रीनशॉट करिएगा, यह मैथ का प्रश्न है, यह आपको इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा
इसके लिए सही जवाब आपको 60 मीटर का हो जाएगा, 60 मीटर का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद 62 नंबर है, यह भी आपको है मैथ का प्रायिकता से प्रश्न है। देखिए इसके लिए आपको क्या सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपको 4/13 हो जाएगा, सॉरी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा साथियों, 3/13 हो जाएगा, दूसरा वाली ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट 63 नंबर, 63 नंबर मैथ थोड़ा सा बेजेट इसको में अच्छा पूछा जाता है, तो मैथ का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 63 नंबर में है, 63 नंबर में देखिए कि क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आपको 25% इसमें सही जवाब आने वाला है, 25%। आगे देखिएगा 64 नंबर, 64 नंबर को है पीडीएफ प्राप्त करके और उसके बाद कैलकुलेशन आराम से कर लीजिएगा, डायरेक्टली हम आंसर मिलवा देते हैं। 64 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 8 है, 8 आंसर आने वाला है, 8 आंसर आने वाला है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर है, 65 नंबर के लिए आपको सही जवाब आपको 20 दिन आने वाला है। उसके बाद में है 66 नंबर है, 66 नंबर कैलकुलेशन करिएगा तो आपको यह 4 मिलने वाला है, 1 के बाद 4 मिलेगा। उसके बाद में ये देखिए ये आपको डेटा है, यह डेटा जब तक ले आपको स्क्रीनशॉट करके या तो फिर आपको पीडीएफ नहीं पाइएगा तो तब तक ले आपको थोड़ा सा परेशानी रहेगा। आप एक बार देख लीजिए, यह सारी डेटा दिया गया है और उसके बाद में यहाँ से जो है प्रश्न की स्टार्ट होता है रेशियो। इसमें प्रश्न में पूछा गया 67 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, 67 नंबर के लिए आपको 20.96% होगा। और 68 नंबर के लिए है, 68 नंबर के लिए सही जवाब आपको हो जाएगा 77.27% होगा। और उसके बाद में 69 प्रश्न के लिए है, प्रश्न पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको होगा 160 आने वाला है। उसके बाद में है 70 नंबर, 70 नंबर में आपको इसके लिए है 70 ए ऑप्शन आपको आने वाला है, 70 आने वाला है। उसके बाद में देखिएगा 71 नंबर है, 71 नंबर में है आपको महिलाओं का शरीर अनुपात उसी डेटा के अनुसार है, तो यह आपको 49 और 13 होने वाला, 49 और 13 का दोनों का अनुपात बनेगा। 72 नंबर प्रश्न साथियों की श्रृंखला को जो पूरा करेगा, देखिए श्रृंखला को कैसे पूरा करे, कौन पूरा करेगा, अगला आगे वाला जो अंक आने वाला है यह आपको 65 आने वाला है, 65 आने वाला है, आप देख लीजिएगा। 73 नंबर प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न में आपको सही जवाब क्या हो जाएगा, पूरा प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर बना लीजिएगा। इसको आपको 14 आंसर आने वाला है 73 नंबर के लिए। 74 नंबर है, 74 नंबर के लिए आपको क्या हो जाएगा, देखिए 74 नंबर, अब यहाँ से देखिए भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ जो आपको किस वर्ष हुआ था, तो भारत रत्न का शुरुआत जो है आपको यह 1954 से हुआ है साथियों, 1954 से हुआ है, दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, यानी कि वायरस से होता है, तो वायरस से आपको एड्स होता है, एड्स होता है। एड्स जो है पहले HIV रहता है और वही जब अंतिम स्टेज पहुंचता है तो आपको एड्स का रूप ले लेता है, यह आपको यौन संचारित रोग है साथियों, ध्यान रखना है। आगे देखना है 76 नंबर, 76 नंबर में कि आलू कंद का रूपांतरण है। अभी आपको ऊपर बताएं आलू किसका रूपांतरण है, साथियों आलू जो है आपको तना का रूपांतरण है, ध्यान रखना है। लगता तो है कि जड़ से फर रहा है लेकिन यह तना का रूपांतरण है, यह आपको ध्यान रखना है। 77 नंबर प्रश्न है, 77 नंबर देख लीजिए, 77 नंबर है कि जो किस बल के जो है आप किस बल के कारण जो है आपको गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपको बाईं ओर विक्षोभ में होती है, तो विक्षोभित तो होती है यानी कि चलती है, तो साथियों यह आपको देखिएगा कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण होता है, ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर है कि समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब जो है आपको किस प्रकार बनता है, आंख के रेटिना पर। देखिए रेटिना पर जो आंख का प्रतिबिंब बनता है वह जो है आपको वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और जो वास्तविक होता है वह उल्टा होगा और जो काल्पनिक या आभासी होता है वह आपको सीधा होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 78 के बाद 79 नंबर देखिए, 79 नंबर में है कि पसीने में समानतः
पसीने में जो है आपको सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण क्या हो सकता है? आपको शरीर से जो पसीना चलता है उसको में क्या रहता है? तो देखिए वो पसीना अगर चलता है तो आपको ये शरीर पे, आंख पे या नाक पे या मुंह पे, चेहरा पे पसीना चलता है, देखिए नमकीन सा प्रतीत होता होगा। तो आपको इसमें है आपको सोडियम क्लोराइड देखना है, सोडियम और क्लोराइड के जो है तौर पे यह खनिज के रूप में मौजूद रहता है। 80 नंबर है कि वर्गीकरण के जो आधारणीय इकाई क्या है? किस आधार पे वर्गीकरण किया गया है? तो यह जाति के आधार पे क्या किया गया है? जाति के आधार पे सभी चीज को जो आपको अलग अलग वर्ग में विभाजित किया गया है। उसके बाद में देखिए 81 नंबर है। 81 नंबर में आपको रीजनिंग है, और रीजनिंग में इसको कैसे करना है, जैसे इसको थोड़ा सा हिंट देते हैं। देखिए ये आपको इस पॉइंट पे है तो 1 2 यानी कि 1 2 कदम बढ़ने के बाद में इधर चलाया, और यहाँ से देखिए क्या होगा कि 1 2 और 3 कदम बढ़ेगा तो यहाँ चलाएगा। अब की में 4 कदम बढ़ना है तो 1 2 3 4 कदम बढ़ा है तो देखिए यहाँ चलाया। अब की में क्या करना है? 5 कदम बढ़ना है तो क्या करना है? तो 1 2 3 4 5 इस वाला परिस्थिति पे आ जाएगा तो आ गया है। अब की क्या होगा कि इसको 6 कदम बढ़ना है तो 1 2 3 4 5 6 इस तरफ आ जाएगा साथियों। इस तरफ आने वाला ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। तो इस तरफ आने वाला ऑप्शन जो है आपको देखिए सामने, इसका ऑप्शन आपको बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ये आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। निम्न में से कौन सा 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है? 3R के मतलब होता है, 3R के मतलब होता है कि रिड्यूस, आपको उसके बाद में रीयूज, उसके बाद में रिसाइकल करिए। सबसे पहले क्या करिए कि रिड्यूस करिए, उसके बाद में वो दोबारा उसको उपयोग करिए, उसको फिर रिसाइकिल करिए। 83 नंबर प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्पिरिन का रासायनिक, आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा साथियों, देख लीजिएगा। आगे देखिए 84 नंबर, 84 नंबर में है आपको कुलांगर। कुलांगर शब्द का उचित वाक्यांश क्या होगा? अब यहाँ से जो हिंदी प्रश्न शुरू हो गया है और हिंदी का भी अच्छा खासा बजट है साथियों। देखिए कुलांगर का जो आपको वाक्यांश का चयनित क्या करना है, तो कुलांगर, कुलांगर का मतलब होगा, और बड़ा कर सारे ऑप्शन को आप एक बार देख लेते हैं। तो कुलांगर का जो मतलब होगा कि वह अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको कुलांगर कहा जाता है। 4 वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर है, 85 नंबर में कह रहा है कि उद्वर्तन शब्द का किसका तत्सम रूप है? तो यह आपको तत्सम रूप है आपको उबल्टन का। क्या है कि उबल्टन, उबटन, उबटन ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब होगा, उबटन का यह रूप है। आगे देखिएगा 85 नंबर, 85 नंबर है साथियों। प्रश्न आपको कट रहा होगा लेकिन खैर कोई बात नहीं, पीडीएफ में आपको डाउनलोड करिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से पूरा देख लीजिएगा। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द का चयनित करना है? इसको में 4 ऑप्शन में कौन सा शुद्ध है? तो देखिए आपको ये वाला ऑप्शन है, आपको सही जवाब हो जाएगा। वैमनस्य है, आपको इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 87 निम्नलिखित में से आपको नाव का पर्यायवाची क्या होगा? नाव का जो साथी पर्यायवाची होगा आपको ये बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 87 नंबर के लिए, जो आपको ताडांग हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 88 नंबर में है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है आपको अनुपयुक्त है? तो इसको में कौन सा बिना युग्म है जो बिना आपको सही नहीं है, यानी कि गलत दिया गया मुख्य रूप से कहें तो इसको में गलत देखिएगा। अंतर है, अंतर और अंदर, यह विलोम के रूप में नहीं है। देखिए अनुलोम और प्रतिलोम यह दूसरे को विरोध माने कि उल्टा साबित कर रहा है, तो यह साबित नहीं करा। चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा। 89 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको अमित शब्द का विलोम हो जाएगा? अमित का जो विलोम हो जाएगा, अमित का विलोम आपको परमित हो जाएगा, अमित का आपको परमित हो जाएगा। 89 के बाद में 90 नंबर में है, निम्नलिखित वाक्य में विलोम चुनना है। क्या विलोम चुनना है? तो आपको क्या लिखा है कि व्यक्त का विलोम चुनना है। तो व्यक्त का विलोम अगर चुनते हैं तो ध्यान रखना है कि व्यक्त का जो विलोम होगा यह आपको लुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्त माने प्रदर्शित करना या दिखाना, और लुप्त मतलब छिपा जाना होता है, छिपा जाना होता है। 91 देखिए, निम्नलिखित में से आपको वर्तनी का दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द इसको में देखें तो 91 नंबर के लिए आपको परिणति जो है आपको सही हो जाएगा। उसके बाद में 92 नंबर है, 92 नंबर है कि किस समूह को सभी शब्द आपको देवता के पर्यायवाची है?
देवता के जो पर्यायवाची आपको हो जाएगा, ध्यान देना है, देव, सूर्य, अमर, यह सब जो आपको देवता का पर्यायवाची है। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन बसंत का पर्यायवाची होगा? बसंत का साथी पर्यायवाची हो नहीं होगा, बसंत का पर्यायवाची नहीं होगा, ध्यान रखना है, नई चीज को पकड़ना है। और 94 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा आपको कालानाथ, कालानाथ। देखिए बसंत माने और बसंत माने मधु, मधु भी बसंत माने में अच्छा मौसम और मधु मतलब भी अच्छा ही होता है। ऋतु राज मतलब कि ऋतुओं का राजा बसंत को ही कहा जाता है। और उसके बाद में कुसुम, कुसुम माकर भी है, कुसुम माकर भी इसको कहा जाता है। लेकिन आपको काला जो है बी वाला ऑप्शन जो है आपको, ये आपको कालानाथ यह नहीं होगा। देखिए 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से धनुष, धनुष का पर्यायवाची क्या होगा? धनुष का पर्यायवाची नहीं है। यह प्रश्न आपको हमेशा कंफ्यूजन करके रहेगा, गलत करवा करके आएगा, नहीं वाला चीज को पकड़ना है। तो इसमें आपको देखना है कि मेदिनी है, मेदिनी इसका धनुष का नहीं होगा। बाकी आपको पिनाक हो जाएगा, कुंडन हो जाएगा और सारंग हो जाएगा, धनुष का पर्यायवाची रूप है। आगे देखिएगा 95 नंबर, 95 नंबर में कि गौरव, आपको गौरव शब्द है इसका विलोम क्या होगा? गौरव का शब्द का जो विलोम हो, विलोम होगा तो यह लाघव होगा। क्या हो जाएगा? विलोम लाघव हो जाएगा। गौरव मतलब बड़ा और लाघव मतलब छोटा। आगे देखिए 96 नंबर, कह रहे कि आगम शब्द का जो है अनुकार्थ में से कौन सा समूह प्रकट करेगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से पता आपको लगेगा। तो इसको में आपको सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में आपको सही जवाब हो जाएगा 96 नंबर के लिए। 96 नंबर के लिए ऑप्शन जो आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आन, ज्ञान और शास्त्र। आना, ज्ञान और शास्त्र हो जाएगा साथियों, बी वाले ऑप्शन। देखिए आपको इसमें आंसर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर भी उसको में रहेगा, लेकिन एक दो को प्रश्न गलत है, वह आपको सुधार लेना है। 97 नंबर है, निम्नलिखित में से जो है आपको वर्तनी के दृष्टि से सही शब्द क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से आपको सही शब्द जो होने वाला है, तो यह आपको प्रशिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाशिक्षक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, सही है। 98 नंबर है कि तत्कालीन मद्रास प्रांत में भाषाई पुनर्गठन के बाद में एक अलग राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन जो 1956 में, 1956 में हुआ था। और पहला राज्य कौन सा हुआ था ये आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट करके आपको बताना है। ये आपको HW है। 99 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जो है आपको तबला वादक थे? तबला वादक थे। तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है आपको अल्लाह रखा थे, अल्लाह रखा, आपको यह तबला वादक थे, अल्लाह रखा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि पुस्तक हुमायूं नामा का लेखक कौन है? हुमायूं नामा का लेखक आपको गुलबदनम बेगम है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अकबरनामा का लेखक अकबर ही माना जाता है, और हुमायूं नामा का लेखक गुलबदनम बेगम। हुमायूं के बारे में इसको जानकारी लिखा गया है। इसी के साथ में जो आज का प्रश्न का सेशन समाप्त होता है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक ले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।